बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज से स्टार्ट करवाऊँगी पैथोलॉजी। अच्छा, मैं बता चुकी हूँ ये थर्ड ईयर का जो पैथोलॉजी आप लोगों ने पढ़नी कैसे है। पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का एक ही पेपर आता है, मतलब आप लोगों ने इनको कैसे मैनेज करना है और कैसे पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी भी स्टार्ट हो चुकी है, उसकी भी वीडियोज़ हैं, और पैथोलॉजी पढ़नी कैसी है वो भी मैं बता चुकी हूँ, और एक एक सब्जेक्ट की प्रेजेंट है मेरे चैनल पे वीडियो कि किस तरह आप लोगों ने पढ़नी है। ठीक है, जो सबसे पहला चैप्टर है पैथोलॉजी का वो है सेल इंजरी। अब जो सेल इंजरी है ना, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए व्हाट इज़ पैथोलॉजी एक्चुअली। ठीक है, पैथोलॉजी ये होता है कि हम लोग इसमें डिजीज, कॉजेज ऑफ डिजीज़ और डिज़ीज़ के जो मतलब डिज़ीज़ एक्चुअली डिज़ीज़ किस वजह से हुई है, सेल में, टिश्यूज़ में या ऑर्गन्स में कौन से ऐसे चेंजेस आए हैं जिनकी वजह से एक्चुअली ये डिजीज़ हुई है। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं पैथोलॉजी के अंदर, इन सारी चीज़ों को। ठीक है, अब सेल इंजरी जो हमारा ये टॉपिक है, इसको शुरू करने से पहले मैं बताऊंगी कि असल में दो हमारी जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूजिंग टर्म्स हैं वो है इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कॉजेज ऑफ डिजीज़। इटियोलॉजी हम लोग कहते हैं कि ये इस डिजीज़ के इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, मतलब ये उसके कॉजवेटिव एजेंट्स या हम लोग कह सकते हैं कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो कॉजेज होते हैं उसको असल में हम लोग इटियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, जो पैथोजेनेसिस है ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। ठीक है, कि डिजीज़ कैसे डेवलप हुई, उसका मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट एक्चुअली क्या था। ठीक है, कैसे डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है और एक्चुअली मतलब क्या चेंज आ रहा है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो रही है, उसको पैथोजेनेसिस में हम लोग पढ़ते हैं। अब जब भी देखें सेल पे स्ट्रेस इन्वायरमेंट की वजह से, मतलब जब भी स्ट्रेस होता है या इन्वायरमेंटल इंसल्ट कोई भी किसी भी किस्म की होती है, फॉर एग्जांपल रेडिएशन हो गई या सेल में इस्कीमिक इंजरी हो रही है या सेल को मतलब ब्लड सप्लाई रुक रही है। ठीक है, या वही रेडिएशन वाली हो गई, इस तरह का मतलब डीएनए उसका डैमेज हो गया या प्रोटीन में कोई चेंजेस आ गए। ठीक है, म्यूटेशन हो गई, ये कुछ भी किसी भी किस्म का स्ट्रेस जब भी सेल पे पड़ता है ना, तो सेल सबसे पहले तो ये कि उसको अडेप्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, सेल उसे अडेप्ट करने की कोशिश मतलब अपने आप को इस तरह बनाने की कोशिश करता है सेल के वो एक नया मतलब खुद वो नया स्टेडी स्टेट ले सेल और अपने फंक्शन और वायबिलिटी को बस मेंटेन करके रखे। ठीक है, अच्छा, अगर अब सेल अडेप्ट नहीं कर पा रहा या ये है कि सेल जो है उसमें जो एक्सटर्नल स्ट्रेस लग रहा है वो ही बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, जिस पे सेल अपने आप को मतलब नहीं बस मेंटेन कर पा रहा, तो सेल में इंजरी होना स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में वो इंजरी रिवर्सिबल होगी। जब वो रिवर्सिबल स्टेज में होगी तो क्या होगा कि जब भी हम उस रिवर्सिबल स्टेज में हम लोग स्ट्रेस को अगर रिमूव करें तो सेल वापस से अपनी सही वाली स्टेट में आ जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेस कॉन्टिन्यूस है और इंजरी कॉन्टिन्यूसली हो रही है सेल को, और रैपिड, खासकर जब परसिस्टेंट या रैपिड ऑनसेट होता है इंजरी का, मतलब एकदम से जब इंजरी होती है तो तब वो इरिवर्सिबल इंजरी की तरफ चला जाता है सेल। ठीक है, और लास्ट में अगर इरिवर्सिबल इंजरी के बाद भी जो है वो स्ट्रेस कॉन्टिन्यूस रहता है, बल्कि इरिवर्सिबल इंजरी के बाद अल्टीमेटली होनी सेल की डेथ ही होती है। ठीक है, अब देखें कि हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ सेल इंजरी में ये रॉबिन्सन का जो सेकंड चैप्टर है सेल इंजरी वो पढ़ा रही हूँ। पहला चैप्टर इसका पढ़ना ही नहीं है आपने बिल्कुल। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो सेल इंजरी, सेल डेथ एंड एडेप्टेशंस हैं, वो मैं बिल्कुल शॉर्ट जो ऊपर से चीज़ें हैं वो बता रही हूँ, और आप लोगों ने याद भी यही चीज़ें रखनी है। आप बेशक एक रीड दे दें पूरे चैप्टर को, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने पेपर को माइंड में रखते हुए पढ़ना होता है। आपको पता है हम MBBS इज़ ऑल अबाउट सिलेक्टिव स्टडी, स्मार्ट स्टडी। ठीक है, पूरी चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ सकते और हम लोगों के दिमाग में रहती भी नहीं है, तो हम लोगों को उनमें से चूज़ करना पड़ता है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी, अगर आप वही पढ़ लें जो चैप्टर्स में इंशाल्लाह कवर करवाने की कोशिश करूँगी, तो आप अगर वही पढ़ लें तो आई एम 100% श्योर कि आप लोग पास हो जाओगे, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कवर करूंगी। ठीक है, अब कॉजेज ऑफ सेल इंजरी पे जल्दी से आ जाते हैं। कॉजेज ऑफ सेल इंजरी कोई भी हो सकते हैं। आप लोग इसका एक
कोई निमोनिक बना लो या जो मर्जी है, मैंने वैसे ये बनाया था हाइजीन, ठीक है। सो एच से हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, जेनेटिक, इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल कॉजेज हो सकते हैं। उसके अलावा जो बच गए हैं वो हैं फिजिकल कॉजेज, एजिंग हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं या इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं जो कि सेल इंजरी कॉज कर सकते हैं। इनकी यहाँ पे बहुत शॉर्ट सी डिटेल लिखी हुई है और आप लोग यहाँ से खुद से पढ़ लेना, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। कॉजेज सिर्फ आपको ये नाम ही आने चाहिए, इनमें सारे आप खुद से ही एक एक दो लाइनें लिख सकते हो, बहरहाल आता नहीं है, ये सिर्फ इसके नाम आने चाहिए कि कॉजेज कौन से होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग जो एक्चुअल सेल इंजरी के टॉपिक पे आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सेल इंजरी दो तरह की होती है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सेल इंजरी दो तरह की होती है, एक होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी और दूसरी होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है वो वाली स्टेज होता है सेल इंजरी का जब अगर स्टिमुलस को रिमूव कर दिया जाए, मतलब वो जो स्ट्रेस था, जो स्टिमुलस था या जो मतलब जो चीज़ एक्चुअली सेल को डैमेज कर रही थी, वो अगर हमने वो रिमूव कर दी तो सेल का फंक्शन और सेल की मॉर्फोलॉजी वापस से सही हो जाएगा, ठीक है। तो वो होती है रिवर्सिबल इंजरी। अब रिवर्सिबल इंजरी में आप लोगों ने याद रखना है, इसकी मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में आप लोगों ने याद रखना है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी जब भी होगी तो सेल जो है उसको उसमें दो तरह की चीज़ें आएंगी। एक कि सेल स्वेल हो जाएगा, ठीक है, सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी, सेल स्वेल कर जाएगा। दूसरा, सेल में फैटी चेंज आएगा। अच्छा, सेल स्वेलिंग किस तरह, पहले मैं सेल स्वेलिंग को थोड़ा एलेबरेट करती हूँ, फिर फैटी चेंज को। सेल स्वेलिंग ये होता है कि मतलब सेल क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो सारा का सारा फ्लूइड सेल के अंदर जाना शुरू हो जाता है और सेल एक्चुअली स्वेल कर जाता है। जब सेल स्वेल होता है तो हम लोग अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो एक सेल में टर्गर होगा। बहरहाल अगर हम लोग पूरे ऑर्गन के लेवल पे नेकेड आई से देखेंगे तो वो ऑर्गन का वेट इंक्रीज हुआ होगा और ऑर्गन वाकई मतलब इस तरह जिस तरह नहीं कहते कि कंजेस्टेड हुआ होता है, या हम लोग कहते हैं कि वो थोड़ा इस तरह स्वेलिंग हुई भी होती है उसमें, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग फिर से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखेंगे तो एक्चुअली हमें सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स नजर आएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे पिंच्ड ऑफ सेगमेंट्स हम लोग को नजर आएंगे। अगर आप लोग ये देख सकें तो ये है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे पिंच्ड ऑफ सेगमेंट्स हम लोग को नजर आ रहे हैं, ये वाले जो हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को नज़र आएंगे। और वैसे ये जो इंजरी होती है ये नॉन लीथल होती है, हमें पता है ये रिवर्सिबल इंजरी है, ठीक है। रिवर्सिबल सेल इंजरी में ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर ये वापस तो इस तरह का जो पैटर्न होता है जिसमें सेल स्वेलिंग होती है, हम लोग को वैक्यूल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोपिक चेंज या वैक्यूलर डीजेनरेशन, ठीक है। अब फैटी चेंज क्या होता है कि छोटे छोटे ट्राइग्लाइसराइड मतलब लिपिड वैक्यूल्स हम लोग को नज़र आना शुरू हो जाते हैं जिसके अंदर ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली ज़्यादातर हम लोग को जो फैटी चेंज नज़र आता है वो उन सेल्स में नज़र आता है जिनमें असल में जैसे कि फॉर एग्जांपल लिवर वगैरह हो गया, क्योंकि वो लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं ना, लिवर या इस तरह के कुछ ऑर्गन्स, तो उनमें मोस्टली जब इन सेल इंजरी होती है तो हम लोग को वो फैटी चेंज नज़र आता है इसकी मॉर्फोलॉजी में। फिर जो इरिवर्सिबल इंजरी होती है, इरिवर्सिबल इंजरी हमेशा 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 इरिवर्सिबल इंजरी के बाद सेल डेथ होती है, लेकिन मैं रिवर्सिबल में आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बल्कि एग्जाम्पल नहीं, उनने सिर्फ एक बात की हुई है यहाँ पे जो कि मुझे लगता है मुझे आपको बतानी चाहिए, वो ये कि जो फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है वो अल्कोहल यूज़ करता है, अल्कोहल अब्यूज़र है, तो वो क्या करेगा कि वो अल्कोहल लेगा और उसकी वजह उसके अल्कोहल को जो है वो मेटाबोलाइज करने वाला P450 एंजाइम्स होते हैं जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, ठीक है। अब जब वो बंदा बहुत ज़्यादा अल्कोहल की इनटेक कर रहा है तो इसका मतलब कि उसकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो P450 बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और P450 के जितने भी सबस्ट्रेट्स, कोई भी मतलब हम लोग कोई और चीज़ जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं या बार्बिट्यूरेट्स हो गए, वो अगर वो
बंदा लेता है, और उनको भी मेटाबोलाइज करने वाला P450 ही होता है, याद रखना। तो वो P450 की ऑलरेडी हाइपरट्रॉफी हुई हुई है, तो वो उन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स या उन बारबिट्यूरेट्स वगैरह को बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइज कर लेगा, मतलब जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज कर देगा, क्योंकि उसकी ऑलरेडी हाइपरट्रॉफी हुई हुई है। तो वो ड्रग्स उस बंदे में इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, उनकी लार्जर डोजेज हम लोग को देनी पड़ेगी ताकि वो ड्रग्स उसमें इफेक्टिव हों।